दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी और बड़े नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को समाप्त करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को देहरादून भेजा है। पीएल पुनिया ने कांग्रेस के 40 वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सभी से कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड के हालातों पर चर्चा की है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों को गिनाया है जिसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आपसी गुटबाजी और बयानबाजी को लेकर सामंजस्य बैठाने की कवायद जरूर की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बड़े नेताओं के बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हो रहा था। ऐसे में पीएल पुनिया ने सभी नेताओं से बातचीत की है और सबको एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है। देखिए, कल वो आ गए थे और कल वो करीब 40 सीनियर्स से मिले हैं और उत्तराखंड के आज के हालात पे चर्चा करने के लिए वो आए हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी का मिसहैंडलिंग हो, चाहे वो 80 करोड़ हिंदू की आस्था का केंद्र जो जोशीमठ है उसके संग जो अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को न्यायालय पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है। अतीक अहमद बड़ा अपराधी था लेकिन उसको न्यायालय सजा देता। महारा ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या की जाती है और रात में अतीक अहमद को मेडिकल के लिए ले जाना अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि अतीक अहमद एक अपराधी था और बड़ा अपराधी था और उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा उसको कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में कानून है, संविधान है और कोर्ट्स हैं और कोर्ट सजा देती है। हमारे यहाँ उम्र कैद से लेके फांसी तक की बड़ी से बड़ी सजाएं हमारे यहाँ है और अतीक अहमद को क्या सजा देनी थी ये कोर्ट के जज ने तय करना था। लेकिन जिस तरीके से उसके 19 साल के बेटे को, जो लॉ का स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, जिस पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, उसका एनकाउंटर करना, उसके बाद पुलिस अभिरक्षा में 17 पुलिस वालों के बीच में रहते हुए भी उसकी हत्या कर देना और रात को उसको मेडिकल के लिए ले जाना, ये सब अपने आप में शंका पैदा करता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जंगल राज इस देश में बस गया है और सरकार को कानून पर भरोसा नहीं है। अगर सरकार को कानून पर भरोसा था। और बाजपुर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने गेहूं के खेत में क्रॉप कटिंग का कार्य किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने हाथों से गेहूं की क्रॉप कटिंग की। बता दें कि बीते दिनों हुए बारिश के बाद फसलों का निरीक्षण करने के लिए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने बाजपुर के ग्राम चकरपुर में कृषक अशोक कुमार के खेत में क्रॉप कटिंग का कार्य किया और इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने हाथों से गेहूं की फसल की कटाई की। इस दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि क्रॉप कटिंग से जानकारी प्राप्त हुई है कि 1 एकड़ में करीब 15.5 कुंटल की उपज होती है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि विभाग कृषकों के साथ मिलकर उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ नई तकनीकों एवं मिश्रित खेती जैसे पहलुओं को बढ़ाने का प्रयास करे, जिसका समय समय पर विभागों द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही फसलों के औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। साथ ही इनके माध्यम से फसल बीमा योजना एवं कृषि उत्पादित संबंधित विभिन्न योजनाओं हेतु डाटाबेस भी तैयार किया जाता है। आज चकरपुर गांव में गेहूं की क्रॉप कटिंग के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ पे 279 वैरायटी का गेहूं लगाया गया था और जब क्रॉप कटिंग के बाद हमने जो यील्ड देखी वो करीबन 15.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकली है। और जो फसल जिस एरिया में काटी गई थी वो एरिया में फसल गिरी हुई थी, इस वजह से उसका यील्ड थोड़ा सा कम था, जो औसत यील्ड है। तो ऐसे में अभी जो हाल की बारिश हुई थी उसके बाद सर्वे कराया गया था। सर्वे के बाद रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी है और जो आपदा के मानक हैं, तो जितने क्षेत्र आपदा के मानक में आएंगे उनको आपदा राहत कोष के तहत जो मदद है वो
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव शशांक पटनायक ने कहा, चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई, जिसके चलते एनजीटी द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसमें चार धाम के मुख्य मार्गों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इत्यादि जाने वाले मार्गों में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण और चारधाम मार्गों पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सचिव शशांक पटनायक ने कहा कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड चारधाम यात्रा को देखते हुए सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बायो वेस्ट जो चारधाम मार्गों को में जनरेट होते होंगे उनकी समुचित कार्रवाई के लिए हम मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही हम पहली बार चारधाम यात्रा को देखते हुए नोडल अधिकारी भी तैनात करने जा रहे हैं, जो कि विभिन्न एजेंसियों जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हैं उन सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करके रिपोर्ट करते रहेंगे, ताकि मुख्य सचिव को इस संबंध में अवगत कराया जाए। चारधाम यात्रा जो इस साल होने वाली है उसके संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा 31 मार्च को एक रिव्यू मीटिंग लिया गया था। इनफैक्ट ऑनरेबल एनजीटी द्वारा एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तर में समिति बनाई गई है, जो कि चारधाम के जो मुख्य ट्रैक रूट है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख और हेमकुंड साहिब को जाने वाले ट्रैक रूट में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण, और जो पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं उनको, पर्यटक और जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन ट्रैक रूटों में, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए समुचित कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश निर्गत। और चारधाम यात्रा शुरू होने के कुछ दिन ही बचे हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी 100 किलोमीटर की बदहाल सड़क पर बीआरओ सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। आज बीआरओ ने गंगोत्री का वैली विरज का मरम्मत कार्य कर रहा है और सड़कों पर गड्ढे में मिट्टी भरी जा रही है। क्या इस तरह चलेगी चारधाम यात्रा? बीआरओ के काम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उच्च अधिकारी इस सड़क को लेकर कोई बयान देने को तैयार नहीं है, बस यही कहते हैं कि हमारे पास कोई बजट नहीं है सड़क ठीक करने के लिए। जब सड़क ठीक नहीं होगी तो निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा में दुर्घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।